क्या आप जानना चाहते हैं कि करोड़पति लोग जिंदगी और बिजनेस में कैसे सोचते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ टेक गुरु पर। द डायरी ऑफ अ सीईओ बेस्ट सेलर किताब है जिसमें 33 ऐसे नियम लॉज बताए गए हैं जो किसी भी इंसान को सफल, अमीर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टीवन बार्टलेट की इस किताब को हिंदी में विस्तार से समझेंगे। माइंडसेट, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ब्रांडिंग और बहुत कुछ। किताब के शेष 15 नियम को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और आसान भाषा में समझाया गया है। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस और लाइफ मास्टरी की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सोचो एक सीईओ की तरह, जियो एक लीडर की तरह। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले और भी शक्तिशाली किताबों के सार हिंदी में पा सकें। स्तंभ 3, दर्शन, पिलर 3, दी फिलॉसफी। सिर्फ मेहनत नहीं, सोच का तरीका ही आपकी दिशा तय करता है। यह स्तंभ बताता है कि आपकी मानसिकता, निर्णय लेने का तरीका, असफलता को देखने का नजरिया और जीवन का सिद्धांत ही आपकी दीर्घकालिक सफलता की नींव होते हैं। यहाँ लेखक हमें एक गहरी बात सिखाते हैं, सिर्फ बड़ी चीजें नहीं, छोटी बातें भी मायने रखती हैं। नियम 19, छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो, यू मस्ट स्वेट द स्मॉल स्टफ। यह कानून इस विचार को प्रोत्साहित करता है कि सफलता सिर्फ बड़ी बातों या सामान्य निर्णयों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों और विवरणों में छिपी होती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर हम बड़ी तस्वीर पर ध्यान देंगे तो छोटी बातें खुद ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन असल में यह छोटी चीजें ही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करती हैं। एक छोटी गलतियां बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती, जैसे किसी रिपोर्ट में एक शब्द का गलत इस्तेमाल, एक टास्क को आधे अधूरे तरीके से करना या समय पर कोई प्रतिक्रिया न देना, बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ये छोटी गलतियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और किसी बड़े मुद्दे या समस्या का रूप ले लेती हैं। अगर आप इन छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तो इसका प्रभाव आपके बड़े लक्ष्य पर पड़ सकता है। 2, गुणवत्ता और विस्तार पर ध्यान। अगर आप अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं तो आपको छोटी बारीकियों पर ध्यान देना होगा। चाहे आप कोई उत्पाद बना रहे हों, एक प्रस्तुति दे रहे हों या एक टीम का नेतृत्व कर रहे हों, छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से करना आपके संपूर्ण काम की गुणवत्ता को बेहतर बना देता है। उदाहरण के तौर पर, प्रोडक्ट डिजाइन, एक उत्पाद में छोटे बटन की स्थिति या रंग का चुनाव कभी कभी ग्राहक की पसंद को प्रभावित कर सकता है। कामकाजी वातावरण, ऑफिस में स्वच्छता, समय पर बैठकें और संवाद का तरीका जैसे छोटे कारक टीम की कार्यक्षमता और मनोबल को बढ़ाते हैं। 3, विस्तार में ध्यान देना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी कामयाबी में बारीकी से निवेश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आप सतर्क, विवेकी और जिम्मेदार हैं। इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है और दूसरों के साथ आपके रिश्तों को भी सुधारता है। 4, समय और मेहनत की बचत। छोटी बातों पर ध्यान देने का मतलब है कि आप समय पर सही निर्णय ले रहे हैं, जिससे भविष्य में होने वाली समस्याओं को टाला जा सकता है। जैसे कि एक छोटी सी व्यवस्था अब आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाना और किसी प्रक्रिया को अच्छी तरह से फॉलो करना बाद में समय बचा सकता है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक, छोटी गलतियों से सीखें। जब भी आप कोई छोटी गलती करते हैं तो उसे एक सीख के रूप में लें। यह सोचें कि इसे कैसे सुधार सकते हैं और भविष्य में इसे दोहराने से कैसे बच सकते हैं। 2, प्रारंभिक योजना और निगरानी। किसी भी कार्य या प्रोजेक्ट की शुरुआत में छोटी चीजों की योजना बनाएं और इसे ध्यान से ट्रैक करें। किसी भी चीज की समीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपने हर पहलू को कवर किया है, ताकि कोई छोटी बात छूट न जाए। 3, विवरण पर ध्यान दें। चाहे आप एक लेख लिख रहे हों, प्रस्तुति दे रहे हों या कोई बिजनेस निर्णय ले रहे हों, तो छोटी बड़ी सभी जानकारी को सटीक तरीके से इकट्ठा करें और उनका सही से विश्लेषण करें। किसी भी प्रसिद्ध घटना या निर्णय के साथ जुड़ी हर छोटी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। 4, मूल्य का निर्माण। छोटी चीजें आपकी कुल कीमत या मूल्य का हिस्सा होती हैं। यदि आप छोटे पहलुओं पर ध्यान देंगे
तो आपको और आपके आसपास के लोगों को यह महसूस होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आपके काम की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की है। उदाहरण, एक कार्यक्षेत्र में यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपनी टीम को हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने की प्रेरणा दें। जब तक आपको हर चीज को सही ढंग से निपटाने का विश्वास नहीं होता, तब तक इसे हल्के में न लें। 2. व्यक्तिगत जीवन में जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो यह छोटी आदतें ही आपको लंबी अवधि में लाभ देती हैं। जैसे कि जल्दी उठना, स्वस्थ आहार लेना और व्यायाम करना, ये छोटी आदतें दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती हैं। 3. व्यापार में एक छोटी सी ग्राहक सेवा की चूक से भी ग्राहक का विश्वास खो सकते हैं, जबकि एक छोटा सा ध्यान आपके ग्राहक को संतुष्ट रख सकता है और आपकी ब्रांड विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। निष्कर्ष, टेक अवे। छोटी चीजों को नजरअंदाज करना दीर्घकालिक सफलता में रुकावट डाल सकता है। इसीलिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो बारीकी से काम करते हैं और छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। विवरणों पर ध्यान देने से न सिर्फ आपका कार्य सुधारता है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास और गुणवत्ता के एक नए स्तर पर ले जाता है। नियम 20। आज की छोटी चूक कल की बड़ी तबाही बन सकती है। स्मॉल मिस नाउ क्रिएट्स अ बिग मिस लेटर। यह कानून इस विचार पर आधारित है कि छोटी गलतियां जो हम वर्तमान में नजरअंदाज करते हैं, भविष्य में बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि छोटी चूकों या लापरवाह निर्णयों को नजरअंदाज करना लंबे समय में कठिनाइयों और नुकसान का कारण बन सकता है। एक छोटी गलतियां बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। जैसे एक छोटा सा लीक करता नल आपके पूरे घर या ऑफिस में पानी की भारी बर्बादी कर सकता है, वैसे ही अगर आप छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तो ये समय के साथ बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं। अगर हम छोटी छोटी चूक को समय रहते सुधारते नहीं हैं तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती समस्याओं के रूप में सामने आती हैं, जो पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। 2. छोटी गलतियां भविष्य में बड़ी समस्याएं। कोई छोटा निर्णय, जैसे कोई काम टाल देना, किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना या किसी बात को नजरअंदाज करना, समय के साथ किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है। ये छोटी गलतियां संगठित रूप से और धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। 3. सतर्क रहना जरूरी है। स्मार्ट निर्णय लेने के लिए यह जरूरी है कि आप हर छोटी गलती को सुधारने की कोशिश करें। यदि आप अपनी छोटी गलतियों को सही समय पर पहचानते हैं तो आप उन्हें तुरंत सुधार सकते हैं और भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। 4. फोकस और जागरूकता का महत्व। अगर आप छोटी गलती को जरूरी नहीं मानते तो आप लापरवाही से काम कर सकते हैं। यह लापरवाही बाद में आपके बड़े लक्ष्य में रुकावट डाल सकती है। जब आप हर कदम पर जागरूक रहते हैं तो आप छोटी समस्याओं को समय रहते सुलझा सकते हैं। 5. पानी की लीकेज का उदाहरण। पानी की लीकेज का उदाहरण इसे अच्छे से समझाता है। एक छोटी सी लीकेज यदि समय पर ठीक न की जाए तो वह पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। ऐसा ही काम किसी प्रक्रिया, योजना या निर्णय में भी हो सकता है। छोटी सी चूक, जब तक हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं, तब तक वह एक बड़ी समस्या में बदल सकती है जो पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? 1. छोटी समस्याओं पर ध्यान दें। किसी भी छोटे मुद्दे को नजरअंदाज न करें। चाहे वह कोई व्यक्तिगत समस्या हो, काम का कोई छोटा पहलू या कोई टीम में होने वाली चूक, इसे सुलझाने का प्रयास करें। समस्या की जड़ को समय रहते पहचानना और ठीक करना भविष्य में बड़े संकट से बचा सकता है। 2. निरंतर निगरानी और समीक्षा। किसी भी काम को करते समय उस पर निरंतर निगरानी रखें। समय समय पर समीक्षा करने से आप छोटी गलतियों का जल्दी पता लगा सकते हैं और इन्हें सही दिशा में सुधार सकते हैं। 3. विस्तार से योजना बनाएं। छोटे कार्यों या निर्णयों को बड़े कार्यों का हिस्सा मानें और सुनिश्चित करें कि आपको किसी भी चीज में गड़बड़ी का साक्षात्कार नहीं हो। ध्यान रखें कि हर कदम और निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। 4. आत्मजागरूकता बढ़ाएं। अपनी कृपया खुद पर नजर रखें। अगर आप किसी छोटे निर्णय को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अपने आप से सवाल करें कि क्या यह एक भविष्य में आने वाली बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। 5. छोटे फैसलों की ताकत समझें।
समझें कि हर छोटा निर्णय कुछ बड़ा बना सकता है। अपने दैनिक जीवन और कार्यों में छोटे निर्णयों को सही तरीके से लेने से भविष्य में बड़े जोखिमों से बच सकते हैं। उदाहरण, एक कार्यस्थल पर मान लीजिए कि आप किसी रिपोर्ट या डेटा के बारे में कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि एक तिथि या आंकड़े की गड़बड़ी। अगर इसे समय पर ठीक नहीं किया जाता, तो यह बड़े वित्तीय नुकसान या संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी सी चूक को नजरअंदाज करने के बजाय उसे तुरंत सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2. व्यक्तिगत जीवन में जैसे आपने स्वास्थ्य की आदतें नजरअंदाज की और लगातार छोटे छोटे जीवनशैली के बदलाव नहीं किए, ये बाद में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अगर आप पहले से थोड़ा ध्यान देते और सुधार करते, तो भविष्य में होने वाली बड़ी समस्या से बच सकते थे। 3. व्यापार में एक छोटी सी ग्राहक सेवा चूक, जैसे देर से जवाब देना या गलत जानकारी देना, आपके कस्टमर रिलेशन को बिगाड़ सकता है। यह लंबे समय में व्यवसाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, टेक अवे: छोटी गलतियां जितनी जल्दी हम पहचानते हैं, उतनी जल्दी हम उन्हें सुधार सकते हैं। यदि हम इन छोटी चूक को सुधारने में विफल रहते हैं, तो वे भविष्य में बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए हर छोटी बात पर ध्यान देना और सही समय पर फैसले लेना आपकी सफलता और संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। नियम 21: प्रतिद्वंदियों से ज्यादा असफल हो जाओ, यू मस्ट आउटफेल द कॉम्पिटिशन। यह कानून इस विचार पर आधारित है कि असफलता किसी व्यक्ति की सीमाएं नहीं बल्कि उसकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप दूसरों से ज्यादा असफल होने की हिम्मत रखते हैं, तो आप ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलता है और अंततः आप आगे बढ़ते हैं। मुख्य विचार, की पॉइंट्स। 1. असफलता से डरना नहीं चाहिए। सबसे सफल लोग वही होते हैं जो असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि वे असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में मानते हैं। जितनी बार आप असफल होते हैं, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। 2. असफलता का इस्तेमाल करना। असफलता का डर आपको नए प्रयोग करने से रोक सकता है, लेकिन जब आप असफलता को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं, तो आप और अधिक प्रयोग करने और सीखने के लिए तैयार होते हैं। यह स्थिति आपको आगे बढ़ने की दिशा में मदद करती है, क्योंकि आप कम से कम गलतियों से सीखने में सक्षम होते हैं। 3. असफलता के बाद सुधार और पुनः प्रयास। असफलता से डरने के बजाय आपको इसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर बार जब आप किसी कार्य में असफल होते हैं, तो आपको यह समझने का मौका मिलता है कि क्या गलत हुआ और अगली बार सुधार करके उसे फिर से करने का प्रयास किया जा सकता है। 4. असफलता से ज्यादा कुछ और नहीं सिखाता। असफलता वास्तव में आपको यह सिखाती है कि आपको कहां सुधार की आवश्यकता है और क्या कार्य करने की अलग तरीका अपनाना चाहिए। यह उन तरीकों को पहचानने में मदद करती है जो सही नहीं है और जिन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 5. किसी को भी बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए असफल होना पड़ता है। सबसे बड़ी सफलताएं उन लोगों के लिए होती हैं जो कभी न कभी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी असफलताओं से सीखा और फिर से प्रयास किया। उदाहरण के लिए, टॉमस एडिसन, जो पहले बार बल्ब बनाने में असफल हुए थे, लेकिन अंत में उन्होंने विश्व को बिजली का बल्ब दिया। 6. असफलता से सफलता तक का सफर। जो व्यक्ति अधिक प्रयास करता है और अधिक असफलताएं देखता है, वह अंततः अधिक सीखता है और सफलता की ओर बढ़ता है। हर असफलता आपको एक कदम आगे बढ़ाती है, क्योंकि हर एक असफल प्रयास में एक नई सीख छिपी होती है, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? 1. असफलता को अपनाएं। अपने डर को छोड़ दें कि आप कहीं असफल न हो जाएं। असफलता को एक टूल के रूप में मानें जिससे आप सीख सकते हैं। हर बार असफल होने पर इसे एक अवसर मानें, न कि एक विफलता। 2. ज्यादा प्रयोग करें। नए विचारों और रणनीतियों के साथ प्रयोग करें, भले ही आपको इसके लिए असफलता का सामना करना पड़े। ज्यादा प्रयोग करना ही आपको नई सीख देगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। 3. असफलता को जल्दी स्वीकार करें। जब आप असफल होते हैं, तो उसे जल्दी स्वीकार करें और उसे एक कदम पीछे नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानें।
जितना जल्दी आप असफलता से सीखेंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। 4 प्रेरणा के लिए दूसरों को देखें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने असफलताओं का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की। मार्क जकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और वॉल्ट डिज्नी जैसे उदाहरण देखें जिन्होंने असफलताओं से न घबराते हुए आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया। 5 संघर्ष और असफलता को मान्यता दें। मान्यता दें कि संघर्ष और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। यह आपको आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करेगा। 6 निरंतर आगे बढ़ते रहें। जब तक आप सभी प्रयासों को नहीं करते और सभी गलतियों से नहीं सीखते, तब तक असफल होने से न डरें। लगातार आगे बढ़ते रहने और असफलताओं से सीखने की प्रक्रिया ही आपकी सफलता की कुंजी है। उदाहरण: एक जॉब इंटरव्यू। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे कभी सफलता नहीं पा सकते, बल्कि आप इस असफलता से सीखकर अगले इंटरव्यू में सुधार कर सकते हैं। हर असफलता आपको यह बताती है कि क्या बदलाव आवश्यक है। 2 व्यवसाय में असफलता का सामना करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले अनगिनत बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उदाहरण के तौर पर कर्नल सैंडर्स ने KFC शुरू करने से पहले 1009 बार असफल प्रयास किए थे। उनकी सतत मेहनत और असफलताओं से सीखने के कारण आज KFC एक बड़ी कंपनी बन गई। निष्कर्ष, टेक अवे: असफलता को डर की बजाय एक अवसर माने। जो अधिक प्रयास करता है, वह अधिक सीखता है। असफलताएं केवल सीखने का एक हिस्सा हैं। अगर आप ज्यादा बार असफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा कठिन कार्यों में हिम्मत दिखा रहे हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, जिससे आपको आखिरकार सफलता मिलने का रास्ता मिलता है। नियम 22: हमेशा प्लान सोचो, यू मस्ट बिकम अ प्लान ए थिंकर। यह कानून इस विचार पर आधारित है कि जब आप अपने जीवन या काम के बारे में योजना बनाते हैं, तो प्लान, मुख्य उद्देश्य, पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत लोग अक्सर अपने प्लान बी, सी, डी में उलझकर अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते, जिससे वे अपने वास्तविक लक्ष्यों से भटक जाते हैं। एक प्लान पर पूरा ध्यान दें। जब आप किसी कार्य की योजना बनाते हैं, तो अपनी मुख्य योजना, प्लान, पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। अगर आप वैकल्पिक योजनाओं, प्लान बी, सी, पर ध्यान देंगे, तो आपका फोकस भटक सकता है और आप अपने असल लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। यह मानसिकता कमजोरी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इससे लगता है कि आप शुरू से ही असफलता के लिए तैयार हैं। 2. या तो होगा या मैं करके रहूंगा। अगर आप अपने उद्देश्य को पाने के लिए पक्का इरादा रखते हैं, तो प्लान पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। यह मानसिकता जबरदस्त दृढ़ निष्ठा और आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब आप पूरी तरह से अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो आप किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होते हैं। 3. एक ही रास्ता, पूरा फोकस। जब आप प्लान बी या सी सोचते हैं, तो यह दिखाता है कि आप अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं। प्लान को अपनाने का मतलब है कि आप किसी भी विकल्प के बजाय केवल एक दिशा में चलने का निर्णय लेते हैं, जिससे आपके रास्ते में आने वाली हर चुनौती के लिए आप तैयार होते हैं। 4. विकल्पों पर समय न खर्च करें। जब आप किसी कार्य की दिशा में चलते हैं, तो वैकल्पिक रास्ते चुनने के बजाय आपको अपने प्राथमिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यदि आपका प्लान किसी कारण से विफल होता है, तो तब आप सिर्फ एक बदलाव के रूप में नए रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको केवल एक ही दिशा पर चलने की मानसिकता रखनी चाहिए। 5. दृढ़ निष्ठा और प्रतिबद्धता। जब आप सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते हैं और खुद से यह कहते हैं, या तो होगा या मैं करके रहूंगा, तो यह आपकी दृढ़ निष्ठा और संगठित सोच को स्पष्ट करता है। जब आप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस प्रकार की प्रतिबद्धता रखते हैं, तो आप बिना किसी भ्रम के पूरी तरह से इस पर फोकस कर सकते हैं। 6. विकल्पों में समय बर्बाद न करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्लान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको दूसरे विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं होगा और आप सीधे और तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं।
कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक क्लियर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपने मुख्य उद्देश्य प्लान A को स्पष्ट और सुसंगत बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना है और आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। 2. प्लान बी को खारिज करें। जब तक आपका प्लान काम कर रहा है, तब तक प्लान बी को सोचना बंद कर दें। यह ध्यान रखें कि अगर प्लान सही है, तो उसके बारे में सोचना या विकल्प बनाना सिर्फ आपकी शक्ति और ध्यान को बंटेगा। 3. 1 गोल 1 फोकस। एक समय में केवल एक ही लक्ष्य पर फोकस करें। जब आप अपने मुख्य उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपकी ऊर्जा और मानसिक शक्ति उसी दिशा में होगी, जिससे सफलता का रास्ता आसान होगा। 4. या तो होगा या मैं करके रहूंगा मानसिकता अपनाएं। अपने दिमाग में यह प्रारंभिक मानसिकता डालें कि आपका उद्देश्य पक्का है और आप इसे हासिल करेंगे। अगर रास्ता कठिन होता है तो भी आगे बढ़ते रहें। 5. रचनात्मक समाधान खोजें। जब आपका प्लान विफल हो, तो उसे फिर से डिजाइन करें। पुनर्निर्माण और सुधार की दिशा में चलने के बजाय किसी दूसरे विकल्प पर ध्यान न दें। स्ट्रेटेजी बदलने का मतलब गलत दिशा में न भागना है, बल्कि इसका मतलब अपने मुख्य उद्देश्य के सफल समाधान की तलाश करना है। उदाहरण: एक सफलता के लिए संघर्ष। बहुत से लोग स्टार्टअप या व्यवसाय में योजना बनाते समय अन्य विकल्पों को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे अगर यह काम नहीं करता तो मैं यह करूंगा। लेकिन जो लोग प्लान पर अडिग रहते हैं, वे अंत में वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण एलन मस्क का है, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान रखा और उन सभी विकल्पों को खारिज कर दिया जो उन्हें पीछे खींच सकते थे। 2. क्रिएटिविटी और सफलता। आर्थर मिलर जैसे लेखक अपनी कहानियों और किताबों के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और उनके कार्य के प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना किसी वैकल्पिक योजना के। यही कारण है कि उनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली और सामान्य से बाहर होती है। निष्कर्ष टेक अवे। जब आप अपने प्लान पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे प्रत्येक हाल में प्राप्त करने का संकल्प करते हैं, तो यह आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा। कभी भी वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करने के बजाय आपको अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध और दृढ़ रहना चाहिए। या तो होगा या मैं करके रहूंगा, यह मानसिकता आपको सफलता के सबसे करीब लेकर जाएगी। नियम 23: शुतुरमुर्ग मत बनो, डोंट बी एन ऑस्ट्रिच। यह कानून इस विचार पर आधारित है कि जब हम कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करते हैं, तो अक्सर हम सच्चाई से मुंह मोड़ने या उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, जो खतरे से बचने के लिए अपना सिर रेत में छिपा लेता है। इस मानसिकता के अनुसार, जब हम समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते। इसके बजाय हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने के रास्ते खोजने चाहिए। एक सच्चाई से मुंह न मोड़े। कई बार हम ऐसी स्थितियों में होते हैं जहां समस्याएं या चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं और उनका सामना करना मुश्किल होता है। इस स्थिति में हम अक्सर आंखें मूंद कर समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हम अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं। सच्चाई का सामना करने से ही हम सही समाधान ढूंढ सकते हैं। 2. समस्या से भागना नहीं, सामना करना है। समस्याओं या कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। हर समस्या में एक सीख और विकास की संभावना होती है। अगर हम समस्याओं का सामना करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समस्याएं खुद ब खुद हल नहीं होती। हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। 3. सच्चाई को देखो, समझो और बदल डालो। सच्चाई का सामना करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वह कोई व्यक्तिगत समस्या हो, पेशेवर चुनौती हो या किसी प्रोजेक्ट की कठिनाई हो, जब तक हम सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसे सुलझा नहीं सकते। सच्चाई को समझना और उसे बदलने के लिए कदम उठाना ही विकास की दिशा में पहला कदम है। 4. समस्याओं से छिपने की बजाय उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। मुंह छुपाना या समस्याओं से भागना सिर्फ एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और विकास के लिए हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने की जरूरत है। जब हम समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं,
तो हम केवल उन समस्याओं को बड़ा करते हैं। लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हम उन्हें काबू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक, समस्याओं का सामना करें। जब भी कोई समस्या सामने आए, उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसका सामना करें। समस्या का विश्लेषण करें, उसकी जड़ को समझें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। यह मानसिकता आपको किसी भी चुनौती का मूल कारण ढूंढने में मदद करेगी। 2, सच्चाई से डरे नहीं। सच्चाई कभी कभी कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें वास्तविकता के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण देती है। जब आप सच्चाई का सामना करते हैं, तो आप अपनी स्थिति और समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं और उन्हें हल करने का रास्ता खोज सकते हैं। 3, विकल्पों की तलाश करें। जब समस्या सामने आए, तो सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि विभिन्न समाधानों पर विचार करें। समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको रचनात्मक और तर्कसंगत तरीके अपनाने होंगे। 4, सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब कोई समस्या आती है, तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, जिसे आप सीख और विकास के रूप में बदल सकते हैं। 5, सिद्धांत को समझें। सच्चाई से मुंह न मोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी समस्याओं का सामना अकेले करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको समस्या को पहचानने और फिर उस पर काम करने की पहल करनी चाहिए। समूह सहयोग और सुनिश्चित सलाह से आप बेहतर समाधान तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण: एक, व्यक्तिगत विकास। अगर किसी को लगता है कि उसकी फिटनेस खराब है और वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, तो वह समस्या और बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वह इस सच्चाई का सामना करता है और सही दिशा में कदम उठाता है, तो उसे स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता है। 2, प्रोफेशनल लाइफ। एक प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, शायद ग्राहक की ओर से कुछ असहमति हो। अगर आप उस असहमति को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वह समय के साथ एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन अगर आप उसका सामना करते हैं और सकारात्मक संवाद से समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो आप अपने पेशेवर रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। निष्कर्ष, टेक अवे। जब आप सच्चाई का सामना करते हैं और समस्याओं से नहीं भागते, तो आप वास्तविक समाधान की ओर बढ़ते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपाना या मुसीबत से बचना केवल अस्थायी राहत देता है, जबकि समस्या को हल करने और विकसित होने का रास्ता केवल कठिनाइयों का सामना करने में छुपा है। सच्चाई को समझना, समस्याओं का समाधान खोजना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना ही आपको वास्तविक सफलता दिलाएगा। नियम 24, दबाव को अपना विशेषाधिकार बनाओ। यू मस्ट मेक प्रेशर योर प्रिविलेज। यह कानून हमें बताता है कि जब हम दबाव, प्रेशर महसूस करते हैं, तो हमें उसे खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि दबाव को एक विशेषाधिकार के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आप महत्वपूर्ण कार्यों या विशेष अवसरों से जुड़े होते हैं, तो दबाव आना स्वाभाविक है और यह आपको प्रेरणा देने का काम कर सकता है, न कि डरने का कारण। एक, दबाव महत्वपूर्ण अवसर। जब आप बड़े कार्य या परियोजना पर काम कर रहे होते हैं, तो दबाव एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। यह संकेत है कि आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जो महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, मीटिंग या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दबाव का होना इसका मतलब है कि यह आपके लिए एक अवसर है। यह दबाव आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 2, दबाव से डरने की बजाय इसे अवसर के रूप में स्वीकार करें। हम अक्सर दबाव को एक नकारात्मक या डराने वाली स्थिति के रूप में देखते हैं, लेकिन यह सोचने का तरीका गलत है। दबाव एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह बताता है कि आप महत्वपूर्ण चीजों से जुड़े हैं और यह आपको कड़ी मेहनत और बेहतर परिणाम की ओर प्रेरित करता है। 3, दबाव से प्रेरणा मिलती है। जब आप दबाव महसूस करते हैं, तो यह आपको प्रेरित कर सकता है। दबाव का सही उपयोग आपको फोकस और निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। इसे डर के बजाय प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। यह आपके प्रदर्शन को निखारने में मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। 4, प्रेशर से न भागें, उसे स्वीकार करें। दबाव से बचने का कोई रास्ता नहीं होता।
जीवन के कई हिस्सों में, चाहे वह करियर हो, व्यक्तिगत जीवन हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, दबाव अवश्य आएगा। दबाव से बचने के बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम खुद को उन परिस्थितियों में सहज महसूस करने में सक्षम होते हैं और अंततः उस दबाव को सार्थक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक, दबाव को अवसर समझें। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होते हैं तो यह सोचें कि यह दबाव आपके लिए एक मौका है। यह स्थिति आपके कौशल और क्षमताओं को परखने का अवसर हो सकता है। दबाव को एक महान अवसर के रूप में देखना शुरू करें जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। 2, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दबाव को नकारात्मक रूप में न लें। जब भी दबाव महसूस हो, इसे सकारात्मक तरीके से देखें और फोकस बनाए रखें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो दबाव को आत्मविश्वास और प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। 3, संगठित और शांत रहें। दबाव को बेहतर तरीके से संभालने के लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को संगठित और शांत रखना होगा। तनाव और घबराहट से बचने के लिए खुद को सही दिशा में फोकस करें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। यह आपको दबाव में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेगा। 4, दबाव के साथ अपने लक्ष्यों को रिफ्रेम करें। जब भी दबाव महसूस हो, अपने लक्ष्य को नई दृष्टि से देखें। यह सोचें कि यह दबाव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है और इसका मतलब है कि आप उन कार्यों से जुड़े हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। इस मानसिकता से आप दबाव को एक अनिवार्य और सकारात्मक हिस्सा बना सकते हैं। 5, कठिन परिस्थितियों को एक अवसर मानें। जीवन में हर कठिनाई और दबाव को एक सीखने का अवसर मानें। जब आप दबाव में होते हैं तो यह आपके कौशल और निर्णय क्षमता का परीक्षण करता है। इसे सभी अवसरों के रूप में देखें क्योंकि यह आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण, एक व्यक्तिगत जीवन। मान लीजिए कि आप कोई बड़ा व्यक्तिगत प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उदाहरण के लिए फिटनेस को लेकर अपने लक्ष्य तय करना। शुरुआती दिनों में आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह दबाव आपके शरीर को सशक्त और स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। दबाव को एक प्रेरणा के रूप में देखिए, न कि एक अवरोध के रूप में। 2, प्रोफेशनल लाइफ। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या लीडरशिप भूमिका में होते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप दबाव महसूस करेंगे। यह दबाव आपको बेहतर निर्णय लेने, नए विचारों को लागू करने और टीम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके परिणामस्वरूप आपको प्रोफेशनल विकास मिलेगा। निष्कर्ष, टेक अवे। दबाव को डर नहीं बल्कि प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। यह संकेत है कि आप महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े हुए हैं। दबाव को स्वीकार करें, इसे अवसर के रूप में देखें और इसका सकारात्मक उपयोग करें। यही मानसिकता आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता दिलाएगी, क्योंकि प्रेशर का सही इस्तेमाल करने से आप अपनी क्षमताओं को और निखार सकते हैं। नियम 25, नकारात्मक कल्पना की ताकत, द पावर ऑफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। यह कानून यह समझाता है कि नकारात्मक विचारों और भयों का हमारी वास्तविकता पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। यदि हम बार बार किसी नकारात्मक घटना या स्थिति की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में उसे वास्तविकता में बदलने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम लगातार सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस डर को लेकर हम खुद को उन परिस्थितियों में डाल सकते हैं जहां फेल होने का अधिक खतरा होता है। एक, नकारात्मक कल्पना, नकारात्मक परिणाम। जब हम बार बार नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि असफलता, नुकसान या डर, तो हम उन चीजों को अपनी वास्तविकता में आकर्षित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि हमारी कृत्रिम वास्तविकता का हिस्सा बन सकती है। हम जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वही हमारे जीवन में आने लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट रखें ताकि हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को आकर्षित कर सकें। 2, आप जो ध्यान देते हैं, वही आकर्षित करते हैं। हमारा ध्यान हमारी ऊर्जा और विचारों को उस दिशा में केंद्रित करता है। अगर हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे, तो हम खुद को नकारात्मक परिस्थितियों की ओर खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते,
तो हम संभावनाओं को देखने की बजाय विफलता की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। सकारात्मक ध्यान हमें नई संभावनाओं और सफलताओं की ओर आकर्षित करता है। 3 मनोवैज्ञानिक प्रभाव। नकारात्मक सोच सिर्फ हमारी भावनाओं और आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क को भी आकार देती है। जब हम खुद को बार बार नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचने की इजाजत देते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में उन घटनाओं का दृश्य चित्र बन जाता है जो हमें वास्तव में उन परिस्थितियों में डाल सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक चक्र बन सकता है जिसमें हम बार बार उसी नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। 4 सकारात्मक सोच की ताकत। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम खुद को यह सोचने के लिए तैयार कर लें कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम उन कदमों की ओर बढ़ेंगे जो हमें हमारी सफलता की ओर ले जाएं। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? 1 नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना बंद करें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा या यह काम नहीं होगा, तो उसे तुरंत पकड़े और उस पर सोचने की आदत को बदलें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से नकारें, बल्कि जब भी ऐसा हो तो तुरंत उन विचारों को सकारात्मक विकल्पों में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूं, या मैं पूरी कोशिश करूंगा और कुछ नया सीखूंगा। 2 ध्यान केंद्रित करें। जो हम सोचते हैं वही हम आकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए अपने ध्यान को उन चीजों पर रखें जो आप चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जो आप नहीं चाहते। अगर आप सफलता, स्वास्थ्य और आनंद को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका ध्यान नकारात्मकता की ओर जाए, उसे तुरंत सकारात्मक विचारों में बदल दें। 3 मनोबल बढ़ाना। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए अपने आत्मसंवाद को मजबूत करें। खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं, या मैं अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकता हूं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, जैसे कि धन्यवाद ज्ञापन, मेडिटेशन या मन की स्थिति को शांत रखना। 4 नकारात्मक सोच को पहचानना। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कब नकारात्मक सोच रहे हैं। जब भी ऐसा हो, आप इसे पहचान सकते हैं और तुरंत उसे बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक अच्छा तरीका है कि आप हर नकारात्मक सोच को एक कागज पर लिखें और फिर उस पर सकारात्मक समाधान लिखें। 5 सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकलने और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा। जब आप अपना ध्यान स्पष्टता और सकारात्मकता पर केंद्रित करते हैं, तो आप खुद को एक सकारात्मक रास्ते पर रख सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्तिगत जीवन। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार यह सोच रहे हैं कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा या मैं असफल हो जाऊंगा। यह सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। इसके बजाय आप सकारात्मक विचारों को अपनाएं, जैसे मैं अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूं और यह मुझे सफलता दिलाएगा। 2 प्रोफेशनल जीवन। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या नए काम में जुटे हैं और आप डरते हैं कि यह काम मैं सही से नहीं कर पाऊंगा, तो यह नकारात्मक सोच आपको पीछे खींच सकती है। इसके बजाय अपने आत्मसंवाद को बदलकर मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं कहें और प्रत्येक कदम में सीखने का मौका पाएं। निष्कर्ष, टेक अवे। नकारात्मक कल्पना की ताकत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उन्हें अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है, ताकि हम सकारात्मक परिणाम आकर्षित कर सकें। आप जिस पर ध्यान देते हैं, वही आकर्षित होता है। इस सिद्धांत का पालन करें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में रखें। नियम 26, आपकी स्किल्स नहीं, आपकी प्रासंगिकता मायने रखती है। योर स्किल्स आर वर्थलेस, बट योर कॉन्टेक्स्ट इज वैल्यूएबल। यह कानून इस बात पर जोर देता है कि केवल आपकी स्किल्स या कुशलताएं मायने नहीं रखती, बल्कि यह महत्वपूर्ण है
कि आप किस समय और किस परिस्थिति में उन स्किल्स का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपकी स्किल्स उस समय और उस वातावरण के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, तो उनका वास्तविक मूल्य घट जाता है। एक स्किल्स के बजाय प्रासंगिकता। आपके पास जो भी कौशल हैं, जैसे कि तकनीकी दक्षता, लेखन, नेतृत्व या किसी विशिष्ट कार्य में विशेषज्ञता, अगर वो उस वक्त की जरूरतों और परिस्थिति के अनुरूप नहीं हैं, तो वे बेहद कम प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक उत्कृष्ट क्लासिकल गिटार वादक हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में अधिकांश लोग संगीत को डिजिटल तरीकों से अधिक पसंद करते हैं, तो आपका गिटार कौशल सीमित रूप से काम आ सकता है। 2 सही स्किल्स, सही समय पर। सही समय और स्थान पर सही स्किल्स का होना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप एक ऐसे समय पर अपनी स्किल्स का प्रयोग करते हैं जब लोग या समाज उनकी आवश्यकता नहीं महसूस करते, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के बाद ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ा। इस समय जो लोग ऑनलाइन ट्यूटरिंग और डिजिटल लर्निंग में दक्ष थे, उन्होंने ज्यादा सफलता पाई। यदि वही लोग पुराने तरीकों पर निर्भर रहते, तो उनकी स्किल्स उस समय अप्रासंगिक हो सकती थी। 3 बाजार और समाज की जरूरतों का समझना। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप यह समझें कि आपके आसपास के बाजार, समाज और वर्तमान ट्रेंड्स क्या हैं। यदि आपकी स्किल्स उनकी जरूरतों के अनुरूप हैं, तो आप बहुत जल्द पहचान बनाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि नौकरी या व्यवसाय में सफलता उस स्थिति और समय की प्रासंगिकता पर निर्भर करती है, न कि केवल आपकी व्यक्तिगत दक्षताओं पर। 4 लचीलापन और अनुकूलन क्षमता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किल्स हमेशा प्रासंगिक रहें, तो आपको लचीला और अनुकूलनशील होना होगा। जैसे जैसे समय बदलता है, आपको अपनी स्किल्स को भी अपडेट और मॉडिफाई करना होगा ताकि वे समकालीन स्थिति के लिए उपयुक्त रहें। डिजिटल युग में जिन लोगों ने तकनीकी कौशल हासिल किए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खुद को प्रासंगिक रखा, वे आज सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। 5 प्रासंगिकता के लिए सही कौशल चुनना। अपनी स्किल्स को चुनते समय आपको यह सोचना चाहिए कि उन स्किल्स का आज के बाजार, समाज और मांग के साथ कितना मेल है। यदि आप किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं, लेकिन वह उस वक्त की जरूरतों के खिलाफ है, तो आपकी सफलता की संभावना सीमित हो सकती है। इसके बजाय, यदि आप सही समय पर सही स्किल्स का चयन करते हैं, तो आपका काम कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? 1 बाजार अनुसंधान करें। यह समझें कि आपकी वर्तमान स्किल्स किस प्रकार के मार्केट ट्रेंड्स और समाज की मांग से मेल खाती हैं। यदि आपके पास तकनीकी कौशल हैं, तो आप यह देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में इन कौशलों की मांग ज्यादा है। उदाहरण के लिए, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों की मांग आजकल तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके पास इन क्षेत्रों में कौशल हैं, तो आप अपनी स्किल्स को उपयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 समय के साथ अपने कौशल को विकसित करें। समय के साथ अपनी स्किल्स को अपडेट करना जरूरी है। यदि आप एक वीडियो निर्माता हैं, तो आपको यह जानना होगा कि किस प्रकार की नई तकनीकों और प्लेटफॉर्म्स पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपने कौशल को तकनीकी रूप से अपडेट रखते हैं, तो आप सही समय पर सही अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 3 अनुकूलन और लचीलापन विकसित करें। अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएं। नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए तैयार रहें, ताकि आप बदलते वक्त के साथ अपने कौशल को पुनः स्थापित कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी अपनी क्षमता को जोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। 4 व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पहचानें। यह समझें कि आपको किस संदर्भ में अपनी स्किल्स को लागू करना है। कभी-कभी कुछ स्किल्स का लाभ उठाने के लिए साक्षात्कार, नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्कों के साथ जुड़ना जरूरी होता है। जब आप सही संदर्भ में अपनी स्किल्स का उपयोग करते हैं, तो आपकी प्रासंगिकता बढ़ती है और यह आपको असली सफलता दिलाती है। उदाहरण: एक प्रोफेशन क्षेत्र। एक ग्राफिक डिजाइनर के पास उन्नत डिजाइन सॉफ्टवेयर की स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन अगर वह डिजाइन ट्रेंड्स के बारे में नहीं जानता, तो उसकी स्किल्स सीमित हो सकती है। वही डिजाइनर अगर वर्तमान डिजाइन ट्रेंड्स को समझता है और डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स भी जोड़ता है, तो उसकी प्रासंगिकता और सफलता बढ़ सकती है।
2. व्यक्तिगत विकास। एक लेखक को अगर सिर्फ किताबों के लिए लिखने का अनुभव है, लेकिन वह ब्लॉग लेखन या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में स्किल्स नहीं रखता, तो वह तेजी से बदलते कंटेंट ट्रेंड्स में पीछे रह सकता है। हालांकि अगर वह अपने कौशल को ब्लॉग और सोशल मीडिया की ज़रूरतों के हिसाब से बदलता है, तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी और वह ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। निष्कर्ष, टेक अवे। आपकी स्किल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि वे समय और संदर्भ के अनुसार प्रासंगिक नहीं हैं, तो उनका मूल्य बहुत कम हो सकता है। इसलिए प्रासंगिकता बनाए रखना और सही समय पर सही कौशल का इस्तेमाल करना असली सफलता का आधार है। नियम 27, अनुशासन का समीकरण, मृत्यु, समय और अनुशासन, द डिसिप्लिन इक्वेशन, डेथ, टाइम एंड डिसिप्लिन। यह कानून हमें यह समझाता है कि अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन के प्रति सम्मान और समय के मूल्य का प्रतीक है। लेखक का कहना है कि हमारी समय और जीवन की सीमाओं को समझकर हम अनुशासन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। यह कानून मृत्यु और समय के सच को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। एक मृत्यु की चेतना, अवेयरनेस ऑफ डेथ। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सबको एक दिन मरना है और हमारा समय सीमित है। जब हम इस तथ्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हम अपने समय का सही उपयोग करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। मृत्यु की चेतना हमें यह समझाने में मदद करती है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और जो काम हम आज कर सकते हैं, उसे टालना नहीं चाहिए। 2. समय का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर टाइम। जब हम मृत्यु और समय की सीमितता को समझते हैं, तो हम अधिक सावधानी से समय का उपयोग करते हैं। हर दिन एक नया अवसर है और हर दिन समय हमारे लिए एक अमूल्य संसाधन है। इसलिए जब हम अपने समय को अनुशासन से उपयोग करते हैं, तो हम जीवन का सम्मान करते हैं। समय की कीमत समझकर हम हर क्षण को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। 3. अनुशासन की शक्ति, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह अपने आंतरिक मूल्य और प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीने की कला है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपने कार्यों में अनुशासन लाते हैं, तो हम अपनी सफलता और उपलब्धियों के करीब पहुंचते हैं। अनुशासन का मतलब है कि हम एक दिशा में मेहनत और सच्ची ईमानदारी से आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। 4. अनुशासन जीवन का सम्मान। अनुशासन का वास्तविक अर्थ यह है कि आप अपने जीवन का सम्मान करते हैं और समय की सीमितता को समझते हुए अपने कार्यों में पूर्णतः समर्पित होते हैं। यह उस समय का अधिकतम उपयोग करने का तरीका है जो हमें मिला है। अगर हम अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और उन्हें समय के हिसाब से महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि हम निरंतरता और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। 5. अनुशासन का लंबा प्रभाव, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन के द्वारा हम लंबे समय तक स्थिरता और सफलता प्राप्त करते हैं। यह हमें अस्थायी संतोष से ज्यादा दीर्घकालिक परिणाम प्रदान करता है। अगर हम प्रत्येक दिन अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो हमारी जिंदगी और सफलता दोनों में स्थिरता और वृद्धि होगी। यह सिद्धांत हमें समय और संघर्ष की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक असमय की प्राथमिकता तय करें। समय की महत्ता समझते हुए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। आप अपने समय को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आपकी गतिविधियों का आपके जीवन के लक्ष्य से मेल खाना चाहिए और जिन चीजों से वास्तव में फर्क पड़ता है, उन्हीं पर समय खर्च करें। 2. मृत्यु की चेतना को अपनाएं। यह समझें कि जीवन छोटा है और कभी भी कोई भी दिन हमारा अंतिम हो सकता है। इसलिए इस तथ्य से प्रेरणा लें और हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश करें। जो काम आज करना है, उसे कल पर टालने की बजाय आज ही करें। 3. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अनुशासन तब आता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। जब हम एक संगठित तरीके से काम करते हैं, तो हम सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और व्यर्थ की चीजों से दूर रहें। 4. बेहतर आदतें बनाएं। नियमित दिनचर्या अपनाने से हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं।
आप चाहे तो छोटे छोटे बदलाव करके अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, जैसे प्रारंभिक जागरण, समय का सही प्रबंधन और उत्पादक आदतों को अपनाना। 5 समय का सम्मान। जब आप समय का सम्मान करते हैं तो आप इसे बेहतर तरीके से खर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपना समय अनावश्यक चीजों और सोशल मीडिया या दूसरी डिस्ट्रैक्शंस में न गवाएं। यदि आप हर दिन एक निश्चित समय पर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण: एक व्यावसायिक सफलता। मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं और आपको अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है। यदि आप प्रत्येक दिन अनुशासन के साथ काम करते हैं, समय का सही प्रबंधन करते हैं और हर दिन बिजनेस प्लान पर काम करते हैं, तो यह आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाएगा। 2. स्वास्थ्य और फिटनेस। अगर आप अपनी स्वास्थ्य को लेकर अनुशासन बनाए रखते हैं, जैसे सही खानपान और नियमित व्यायाम, तो यह आपके शरीर और मन के लिए फायदेमंद होगा। छोटे प्रयासों का समर्पण समय के साथ बड़ी सफलताएं देगा। निष्कर्ष, टेक अवे। अनुशासन जीवन का सम्मान है। जब आप समय की सीमितता और मृत्यु की सच्चाई को समझते हैं, तो आप हर क्षण को महत्व देने लगते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। अनुशासन ही सच्ची सफलता की कुंजी है और यह आपको जीवन की हर स्थिति में सफलता दिलाता है। स्तंभ 4, टीम, पिलर 4, द टीम। अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो टीम के साथ चलिए। इस स्तंभ में लेखक स्टीफन बार्टलेट यह बताते हैं कि व्यक्तिगत सफलता तब तक सीमित होती है जब तक आप इसे साझा नहीं करते और दूसरों को साथ नहीं जोड़ते। एक महान टीम का निर्माण करना और उसे नेतृत्व देना ही असली लीडरशिप है। नियम 28, कैसे नहीं, कौन पूछो, आस्क हू, नॉट हाउ। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें खुद से कैसे के बजाय कौन सवाल पूछना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कार्य या लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह न सोचें कि इसे आप कैसे कर सकते हैं, बल्कि यह सोचें कि कौन व्यक्ति है जो इसे आपसे बेहतर तरीके से कर सकता है। यह सोच हमें डेलीगेशन और सहयोग, कोलैबोरेशन की शक्ति के बारे में बताती है। यदि हम कामों को दूसरों को सौंपते हैं और उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम न केवल खुद को अधिक कुशल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने कौशल और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने का मौका दे सकते हैं। एक कैसे की बजाय कौन पूछना। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मुझे इसे कैसे करना है, लेकिन यह सवाल हमें केवल समाधान खोजने की प्रक्रिया में उलझा सकता है। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि कौन है जो इस काम को हमसे बेहतर तरीके से कर सकता है। यह मानसिकता हमें सही व्यक्ति के साथ काम करने और समस्या का समाधान प्राप्त करने में मदद करती है। 2. डेलीगेशन और सहयोग, कोलैबोरेशन। डेलीगेशन का मतलब यह नहीं है कि हम अपने काम से बचने के लिए दूसरों को जिम्मेदारी दे दें, बल्कि यह एक स्मार्ट रणनीति है। जब हम कामों को दूसरों को सौंपते हैं, तो हम अपनी समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जिनमें हम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही हम दूसरों को उन्नति करने और सीखने का अवसर भी देते हैं। 3. कुशलता, एफिशिएंसी और विकास, ग्रोथ। सही व्यक्ति के साथ काम करने से कुशलता बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी विशेषता और क्षमताओं के साथ योगदान करता है। जब आप सही लोग चुनते हैं, तो आप अपने काम को तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। यह न केवल आपको विकास में मदद करता है, बल्कि टीम की सामूहिक क्षमता को भी बढ़ाता है। 4. शक्तिशाली नेटवर्क का निर्माण, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जब आप कौन पूछते हैं, तो आप एक शक्तिशाली नेटवर्क का निर्माण करते हैं। आपको सही लोगों के साथ रिश्ते बनाते हुए अपना काम करना होता है। इसके जरिए आप सहयोगात्मक अवसरों और नए विचारों का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। 5. समस्या से समाधान की ओर, फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। कैसे पर फोकस करने से हम समस्या में फंस सकते हैं, लेकिन कौन सवाल पूछने से हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह हमें प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने और सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को?
सभी कार्यों को खुद करने से बचें। यह जरूरी नहीं है कि आप हर काम खुद करें। अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझते हुए दूसरों को उनके कौशल के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपको टीम की प्रस्तुति तैयार करनी है, तो आप खुद इसे करने की बजाय किसी डिजाइन एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं। 2. मनोवृत्ति बदलें, शिफ्ट योर माइंडसेट। कैसे से कौन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका तरीका सबसे अच्छा है, तो आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या आप हर चीज में सबसे बेहतर हैं या फिर किसी और से मदद लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। 3. टीम में विभाजन करें। अपनी टीम के लोगों को उनके विशेष क्षेत्र के हिसाब से काम सौंपें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक टीम है, तो प्रत्येक सदस्य को उसके कौशल के आधार पर जिम्मेदारी दें ताकि काम ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। इस तरह से आप खुद को ज्यादा कुशल बना सकते हैं। 4. लोगों के कौशल पर भरोसा करें। जब आप कौन पूछते हैं, तो आप दूसरों के कौशल और अवसर को पहचानते हैं। यह न केवल आपको मदद करता है, बल्कि टीम को भी प्रोत्साहित करता है। आप हर व्यक्ति की ताकत का उपयोग कर सकते हैं, जिससे काम को ज्यादा तेजी से और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 5. अन्य लोगों से सीखें। अगर आप जानते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको किसी काम में मदद कर सकता है, तो उनसे सीखें। जब आप अन्य लोगों से सीखते हैं, तो आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने विचार और काम करने के तरीके को सुधार सकते हैं। उदाहरण: एक व्यवसाय में सफलता। एक व्यवसायी अगर हर कार्य को खुद करने की कोशिश करता है, तो वह जल्दी थक जाएगा। लेकिन यदि वह सही समय पर किसी और को उस काम के लिए जिम्मेदार ठहराता है, तो वह कुशलता से काम करेगा और सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोडिंग करनी है, तो वह बेहतर तरीके से काम कर सकता है, जबकि एक UI/UX डिजाइनर को डिजाइन पर काम करने दिया जा सकता है। 2. प्रोफेशनल नेटवर्किंग। अगर आपको लेख लिखना है, तो आप खुद से कैसे नहीं पूछते, बल्कि आप किसी अच्छे लेखक से मदद ले सकते हैं। इससे आपका लेख ज्यादा प्रभावी और आकर्षक होगा। इसी तरह आप नेताओं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और व्यावसायिक सलाहकारों से सीख सकते हैं और अपनी कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। निष्कर्ष, टेक अवे। इस सिद्धांत को अपनाने से आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही सभी चीजों को नहीं कर सकते। सही लोगों का चुनाव करके आप समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य को तेजी से पूरा कर सकते हैं। डेलीगेशन और सहयोग से हम ज्यादा कुशल बनते हैं और दूसरों को भी सफलता की ओर बढ़ने का मौका देते हैं। नियम 29: एक संघ भावना बनाओ, क्रिएट अ कल्ट मेंटालिटी। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि बेहतरीन टीमें और संगठन सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करती, बल्कि वे एक मिशन, मूल्य और आपस में सहयोग की भावना से प्रेरित होती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी समूह या टीम का हिस्सा बनते हैं, तो हमें एक संघ भावना या कुल्ट मानसिकता, कल्ट मेंटालिटी को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें हर सदस्य को यह महसूस होता है कि वह कुछ बड़ा कर रहा है, न केवल अपनी सफलता के लिए, बल्कि समूह की सफलता के लिए। यहाँ पर संघ भावना का अर्थ केवल एक समूह बनाना नहीं है, बल्कि इसे एक मिशन और उद्देश्य के तहत एकजुट करना है, जहाँ हर सदस्य को साझा विश्वास, संघर्ष और सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा मिले। जब एक टीम या संगठन अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है, तो वह सशक्त और संलग्न बनती है। मैं। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा संदेश है कि जब समूह का प्रत्येक सदस्य यह महसूस करता है कि टीम की सफलता उसकी व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है, तो टीम में एक मजबूत साझेदारी और कनेक्शन बनता है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ को एक तरफ रखकर सामूहिक उद्देश्य के लिए काम करने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। 2. मूल्य और उद्देश्य। संघ भावना तब बनती है जब सभी टीम सदस्य अपने मिशन, मूल्यों और उद्देश्य से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। जब लोग एक साझा कारण के लिए काम करते हैं, तो यह उन्हें एक साथ जोड़ता है और टीम को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक टीम यदि अपने व्यवसाय को केवल मुनाफा कमाने के बजाय सामाजिक बदलाव लाने के उद्देश्य से चलाती है, तो इससे टीम में अधिक प्रेरणा और समर्पण होता है। 3. टीम के लिए काम करना।
एक संघ भावना तब बनती है जब टीम के सदस्य यह समझते हैं कि उनका योगदान न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए है, बल्कि समूह की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे टीम के प्रत्येक सदस्य को यह महसूस होता है कि वे साझा उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और उनका व्यक्तिगत प्रयास संगठन के मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. साझा विश्वास और एकजुटता। जब टीम में एक संघ भावना होती है तो टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे के लिए काम करने में सक्षम होते हैं। यह एक साझा विश्वास, समझ और टीम के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करता है। जब सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उनका सामूहिक प्रयास अद्वितीय और शक्तिशाली हो सकता है। 5. स्वतंत्रता और नेतृत्व। संघ भावना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह स्वतंत्रता और नेतृत्व को सम्मान देती है। हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका में स्वतंत्रता से काम करता है, लेकिन संगठन के मूल उद्देश्य में सामूहिक रूप से शामिल होता है। यह एक ऐसी टीम बनाता है जो न केवल स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम है, बल्कि एक साथ काम करने में भी दक्ष है। यह एक आदर्श स्थिति होती है जहां हर सदस्य को अपनी स्वतंत्रता और नेतृत्व की भावना मिलती है, लेकिन सभी का अंतिम उद्देश्य संघ की सफलता होता है। कैसे लागू करें इस सिद्धांत को? एक मूल्य और मिशन पर जोर दें। किसी भी टीम को एक मजबूत संघ भावना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्य टीम के मूल्यों, मिशन और लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। टीम को यह समझाना होगा कि उनका काम केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि एक साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आपको यह बताया जाए कि आपका कार्य किस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। 2. साझा उद्देश्य और विश्वास पैदा करें। टीम के सभी सदस्यों को एक साझा विश्वास और समान उद्देश्य के तहत काम करने के लिए प्रेरित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सदस्य इस उद्देश्य को समझते हैं, आपको उनके सामने एक स्पष्ट विजन और लक्ष्य रखना होगा। जब एक टीम का हर सदस्य यह महसूस करता है कि उनका योगदान टीम की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह संघ भावना को जन्म देता है। 3. प्रेरणा और समर्पण का माहौल बनाएं। टीम को प्रेरित करने और समर्पित रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप उन्हें यह दिखाएं कि उनकी भूमिका मूल्यवान है और उनकी कोशिशों से संगठन को सफलता मिल रही है। इसके लिए आपको टीम के प्रत्येक सदस्य की कोशिशों को पहचानना और समर्थन करना होगा। जब सदस्य यह महसूस करेंगे कि उनका योगदान वास्तव में मायने रखता है, तो वे अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। 4. टीम में एकजुटता का माहौल पैदा करें। एक संघ भावना तब बनती है जब टीम के सभी सदस्य यह महसूस करते हैं कि वे एकजुट हैं। इसके लिए आपको टीम की संचार और समूह गतिशीलता को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर सदस्य को अपनी भूमिका का स्पष्ट ज्ञान हो और वे जानते हों कि वे क्या योगदान दे रहे हैं। एकजुटता का यह माहौल टीम को सामूहिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। 5. सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और विश्वास की भावना को बढ़ावा दें। संघ भावना को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि टीम में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और विश्वास की भावना बनी रहे। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर सदस्य खुद को मूल्यवान महसूस करता है और इस बात से प्रेरित होता है कि वह टीम के लिए कुछ बड़ा कर रहा है। उदाहरण: एक एप्पल एक बेहतरीन उदाहरण है जहां संघ भावना को पूरी तरह से अपनाया गया है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को केवल एक कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में पेश किया, जिसमें उनके कर्मचारियों को यह महसूस होता था कि वे कुछ बड़ा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना था। यही कारण था कि एप्पल के कर्मचारियों ने अपने काम को इतनी प्रतिबद्धता और जोश से किया। 2. स्पोर्ट्स टीम्स। खेल टीमों में भी संघ भावना का उदाहरण देखने को मिलता है। एक टीम जैसे रियल मैड्रिड या बार्सिलोना के सदस्य केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता पर नहीं, बल्कि पूरी टीम की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका उद्देश्य टीम को जिताना और एक साझा मिशन के लिए काम करना होता है। इस सामूहिक उद्देश्य की भावना के कारण टीमों के सदस्य एक दूसरे के लिए काम करने में सक्षम होते हैं और उनके बीच एक मजबूत संपर्क और सहयोग बनता है। निष्कर्ष, टेक अवे।
संघ भावना को स्थापित करने से टीम के सदस्य एक साझा उद्देश्य और विश्वास के तहत काम करने लगते हैं। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता बल्कि टीम की सामूहिक सफलता को भी सुनिश्चित करता है। जब हर सदस्य यह महसूस करता है कि वे किसी बड़े मिशन का हिस्सा हैं, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। नियम 30, टीम बनाने के लिए 3 कसौटियां, दी 3 बार्स फॉर बिल्डिंग ग्रेट टीम्स। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टीम में शामिल होने वाले लोग न केवल अपनी विशेषज्ञता के मामले में अच्छे हों, बल्कि उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली और समर्पण की भावना भी टीम के मूल्यों और उद्देश्य के साथ मेल खाती हो। यह 3 कसौटियां यह सुनिश्चित करती हैं कि टीम में शामिल होने वाले सदस्य किसी विशेष संगठन या परियोजना के लिए सही और सक्षम हो। एक कल्चर फिट, क्या ये व्यक्ति टीम की मूल भावना में फिट होता है? कल्चर फिट का मतलब है कि उस व्यक्ति की सोच, कार्यशैली और मान्यताएं टीम के मूल्यों, उद्देश्य और कार्य संस्कृति के साथ मेल खाती हैं। यह जरूरी है कि सदस्य टीम के काम करने के तरीके, मिशन और मूल्य प्रणाली के अनुरूप हो। किसी भी टीम के लिए जरूरी है कि वह अपने संस्कृति और दृष्टिकोण में एकजुट रहे, ताकि सभी सदस्य एक साझा उद्देश्य के लिए काम करें। महत्वपूर्ण विचार, यदि कोई सदस्य केवल तकनीकी रूप से अच्छा है, लेकिन वह टीम की संस्कृति को समझता नहीं है या उसमें फिट नहीं बैठता, तो वह टीम की सामूहिक सफलता में योगदान नहीं कर पाएगा। सकारात्मक कार्य संस्कृति टीम को प्रेरित और एकजुट रखने में मदद करती है। उदाहरण, यदि टीम का उद्देश्य नवाचार है, लेकिन कोई सदस्य अपनी पुरानी सोच और दृष्टिकोण के साथ आता है, तो वह टीम को नवीनता की दिशा में योगदान नहीं दे पाएगा। 2 स्किल एक्सेलेंस, क्या ये व्यक्ति अपने काम में असाधारण है? स्किल एक्सेलेंस का मतलब है कि व्यक्ति अपनी भूमिका में कुशल और प्रभावी है। यह सुनिश्चित करता है कि वह उस कार्य के लिए जरूरी कौशल में अत्यधिक दक्ष है और अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से कर सकता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को अपने काम में सर्वोत्तम होना चाहिए ताकि टीम उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन कर सके। महत्वपूर्ण विचार, टीम में शामिल होने वाले सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी जिम्मेदारियों में विशेषज्ञ है, ताकि टीम की कुल क्षमता को बढ़ावा मिल सके। यह टीम को संगठित और प्रभावी बनाए रखता है। उदाहरण, अगर एक टीम में एक व्यक्ति को तकनीकी कौशल में कमियां हैं, तो वह पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अतः, यह आवश्यक है कि सदस्य अपने कार्य में विशेषज्ञ हों। 3 वर्क एथिक, क्या इसकी मेहनत और ईमानदारी भरोसेमंद है? वर्क एथिक का मतलब है कि व्यक्ति के पास सकारात्मक कार्य नैतिकता हो, जिसमें मेहनत, समर्पण और ईमानदारी हो। यदि व्यक्ति अपने कार्य में ईमानदार और समर्पित है, तो वह टीम के लिए विश्वसनीय साबित होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह किसी टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मेहनती और ईमानदार लोग हमेशा सही दिशा में काम करेंगे और टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। महत्वपूर्ण विचार, यदि किसी सदस्य में सही कार्य नैतिकता नहीं है, तो भले ही वह तकनीकी रूप से अच्छा हो, वह समय पर परिणाम नहीं दे पाएगा और टीम में विश्वास की कमी पैदा कर सकता है। विश्वसनीयता टीम के समर्पण और परिणामों के लिए आवश्यक है। उदाहरण, यदि एक सदस्य काम को टालता रहता है या कार्य की गुणवत्ता में कमी करता है, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को प्रभावित करता है, बल्कि टीम की कार्यप्रणाली और सफलता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये तीनों मिलें, तभी टीम में किसी को शामिल करो। कल्चर फिट, स्किल एक्सेलेंस और वर्क एथिक के सही मेल से ही एक टीम में एक अच्छा सदस्य जुड़ता है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक तत्व गायब होता है, तो टीम की कार्यक्षमता और सफलता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। संयोजन से यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि एक टीम का सदस्य होना सिर्फ कुशल होना ही नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति टीम के मूल्यों, दृष्टिकोण और कार्यशैली से मेल खाता हो और उसमें विश्वसनीयता हो। कैसे लागू करें इन कसौटियों को? एक साक्षात्कार प्रक्रिया में संस्कृति पर ध्यान दें। जब आप किसी को भर्ती कर रहे होते हैं, तो केवल उनकी तकनीकी क्षमताओं पर ध्यान न दें। उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और कार्य नैतिकता को भी परखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह टीम की संस्कृति में फिट होंगे। 2 कौशल का मूल्यांकन करें। केवल साक्षात्कार पर निर्भर न रहें, बल्कि उनके पिछले कार्यों, प्रोजेक्ट्स और परिणामों का विश्लेषण करें। उनकी तकनीकी दक्षता को वास्तविक स्थितियों में मापें। 3 कार्य नैतिकता पर ध्यान दें।
यह जानने के लिए संदर्भ चेक और काम के आदतों की निगरानी करें कि उम्मीदवार वास्तव में काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण दिखाता है। टीम के काम के दौरान वह कैसा योगदान देता है, यह भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, टेक अवे। टीम बनाते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों को शामिल करें जिनमें सही संस्कृति, कुशलता और विश्वसनीयता हो। जब ये तीनों तत्व सही तरीके से मिलते हैं तो टीम मजबूत होती है और लक्ष्य की दिशा में बिना किसी रुकावट के कार्य करती है। यह सिद्धांत आपको यह सिखाता है कि केवल किसी व्यक्ति की कुशलता ही नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं और टीम के प्रति प्रतिबद्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियम 31, प्रगति को दिखाओ, प्रेरणा बढ़ाओ, लेवरेज द पावर ऑफ प्रोग्रेस। यह सिद्धांत यह समझाता है कि प्रगति एक शक्तिशाली प्रेरक है। जब कोई टीम यह देखती है कि उनकी मेहनत और प्रयासों से वास्तविक प्रगति हो रही है, तो यह उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रगति को स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाए और टीम को यह दिखाया जाए, ताकि वे अपने प्रयासों को मूल्यवान महसूस करें और उनकी प्रेरणा बनी रहे। एक प्रगति प्रेरणा का स्रोत है जब टीम को यह दिखता है कि उनके कार्यों से कुछ बदल रहा है और वे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। यह प्रगति उन्हें यह एहसास दिलाती है कि उनका काम महत्वपूर्ण है और वह सही दिशा में जा रहे हैं। 2 लीडर का काम है प्रगति को ट्रैक और दिखाना। एक प्रभावी लीडर का कार्य यह है कि वह टीम के प्रयासों की प्रगति को मापे और सभी को दिखाए कि वे कितना आगे बढ़ चुके हैं। इससे न केवल टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उन्हें यह भी महसूस होता है कि उनके प्रयासों का मूल्य है। 3 सेलिब्रेशन और उत्सव का महत्व। प्रगति को ट्रैक करने के साथ साथ प्रगति का उत्सव मनाना भी महत्वपूर्ण है। जब टीम को यह दिखाई देता है कि उनकी सफलता को सराहा जा रहा है, तो यह उनकी प्रेरणा और समर्पण को और बढ़ाता है। यह केवल उनके उत्साह को बढ़ाता है, बल्कि अगले चरण की ओर कदम बढ़ाने में भी मदद करता है। कैसे लागू करें यह सिद्धांत? एक स्मार्ट माइलस्टोन सेट करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, मापने योग्य माइलस्टोन में विभाजित करें। इससे टीम को हर छोटे कदम पर प्रगति देखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी प्रेरणा लगातार बनी रहेगी। उदाहरण, एक बड़ी परियोजना के लिए 10 छोटे लक्ष्य सेट करें। हर बार जब एक लक्ष्य पूरा होता है, तो टीम को इसकी जानकारी दें और उसे सेलिब्रेट करें। 2 कंसिस्टेंसी के साथ प्रगति ट्रैक करें। लगातार प्रगति को ट्रैक करने और उसे सभी टीम सदस्यों के साथ साझा करने से टीम को यह एहसास होता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। यह पारदर्शिता को बढ़ाता है और टीम के बीच एक सामूहिक उद्देश्य का एहसास दिलाता है। उदाहरण, हर सप्ताह टीम मीटिंग में प्रगति के बारे में चर्चा करें और यह दिखाएं कि कौन से माइलस्टोन पहले ही पूरे हो चुके हैं और कौन से अगले आ रहे हैं। 3 सेलिब्रेट और रिकॉर्ड प्रगति। हर छोटी सफलता को एक उत्सव के रूप में मनाएं, चाहे वह एक छोटी परियोजना हो या कोई व्यक्तिगत सफलता। यह टीम को अपने प्रयासों की महत्वता और सफलता का एहसास दिलाता है, जिससे वे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, एक टीम सदस्य द्वारा कोई अच्छा काम पूरा करने पर एक छोटा सा धन्यवाद संदेश या सक्सेस बोर्ड पर उसकी उपलब्धि पोस्ट करें। 4 प्रगति को विजुअल बनाएं। प्रगति को विजुअल टूल्स के माध्यम से दिखाना अधिक प्रभावी हो सकता है। जैसे ग्राफ, चार्ट और डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल करें, जिससे टीम के सदस्य खुद देख सकें कि वे अपने लक्ष्यों के कितने करीब पहुंच रहे हैं। उदाहरण, एक चार्ट तैयार करें जिसमें टीम के हर सदस्य का योगदान दिखाया जाए और उनके द्वारा हासिल किए गए माइलस्टोन को दिखाया जाए। 5 अंतर्विरोधी फीडबैक और सुधार। केवल सफलता ही नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में कदम उठाना भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी क्षेत्र में प्रगति धीमी हो रही है, तो इसे पहचानकर टीम को मार्गदर्शन दें और यह बताएं कि कैसे सुधार किया जा सकता है। उदाहरण, यदि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, तो टीम से बात करें, कारणों का विश्लेषण करें और अगले चरण के लिए रणनीति बनाएं। प्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रगति की शक्ति को कैसे प्रयोग करें? एक संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया। प्रगति को दिखाने के साथ यह आवश्यक है कि टीम को उनकी मेहनत पर प्रतिक्रिया मिले। जब टीम महसूस करती है कि उनकी मेहनत की सराहना की जा रही है और उन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उनकी प्रेरणा बढ़ती है। 2 स्वीकृति और साझा करना। जब एक माइलस्टोन पूरा होता है,
तो केवल लीडर या एक व्यक्ति को उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए। टीम को इसकी साझेदारी करनी चाहिए ताकि सभी को यह एहसास हो कि यह एक सामूहिक प्रयास था, न कि किसी एक का व्यक्तिगत प्रयास। 3 लक्ष्य को स्पष्ट और मापने योग्य बनाना। टीम को यह दिखाना आवश्यक है कि उनके प्रयासों से परिणाम आ रहे हैं। इसीलिए मापने योग्य लक्ष्य तय करें ताकि टीम को हर कदम पर आंकड़ों में प्रगति दिखाई दे सके। निष्कर्ष, टेक अवे। प्रगति को ट्रैक करना और दिखाना टीम की प्रेरणा को बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब लोग अपनी मेहनत का फल होते हुए देख पाते हैं, तो वे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा, प्रगति का उत्सव मनाना और इसे टीम के साथ साझा करना एक ऐसी मानसिकता पैदा करता है जिसमें टीम का हर सदस्य अपने योगदान को महसूस करता है और सामूहिक सफलता की दिशा में काम करता है। प्रगति प्रेरणा, और जब यह सही तरीके से दिखती है, तो यह टीम को सफलता के अगले स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है। नियम 32। 1. सुसंगत नहीं, परिस्थिति अनुसार लीडर बनो। यू मस्ट बी एन इनकंसिस्टेंट लीडर। यह सिद्धांत यह कहता है कि सुसंगत लीडरशिप, कंसिस्टेंसी, हमेशा बेहतर नहीं होती। एक अच्छे लीडर को हर स्थिति और समय के हिसाब से अपनी लीडरशिप शैली में बदलाव करना आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि लीडर को बार बार अपने सिद्धांत बदलने चाहिए, बल्कि यह कि उन्हें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना चाहिए, जिससे वे हर परिस्थिति के मुताबिक सबसे प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकें। एक हर स्थिति के लिए लीडरशिप शैली अलग होती है। एक ही लीडरशिप स्टाइल सभी स्थितियों में काम नहीं करती। उदाहरण के लिए, अगर टीम बहुत परेशान है, तो मददगार और सहायक होना बेहतर होगा, जबकि अगर टीम में कोई निर्णयात्मक स्थिति हो, तो आपको कठोर और निर्णायक बनना पड़ेगा। 2. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी महत्वपूर्ण है। सही नेतृत्व का मतलब सभी परिस्थितियों में एक ही तरह से नेतृत्व करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप सही स्थिति के हिसाब से सही तरीका अपनाएं। कभी आपको गाइड की भूमिका निभानी होगी, कभी दोस्त की, और कभी आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। लीडर को अनुकूलनशील, अडैप्टेबल होना चाहिए। 3. प्रेरणा और निर्णय का संतुलन। कभी आपको टीम को प्रेरित करना होता है और कभी आपको निर्णय लेना पड़ता है। लीडर का काम यह समझना है कि कब क्या करना है। सही समय पर सही तरीका अपनाने से ही टीम सही दिशा में आगे बढ़ती है। 4. टीम की ज़रूरतें समझें। हर टीम के सदस्य की अपनी ज़रूरतें और प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि कभी टीम को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कभी उन्हें निर्णय की ज़रूरत होती है, और कभी उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। टीम की मानसिकता को समझना महत्वपूर्ण है। कैसे लागू करें यह सिद्धांत? हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल। 1. स्थिति का मूल्यांकन करें। किसी भी स्थिति में सबसे पहले उसे मूल्यांकन करें। क्या यह एक संकट की स्थिति है? क्या यह एक विकास या सहयोग का अवसर है? क्या टीम को सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए या कड़े निर्णयों की आवश्यकता है? उदाहरण, अगर टीम में कोई विवाद है, तो आपको मध्यमार्गी, मीडिएटर बनकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अगर टीम में कार्य का अभाव है, तो आपको उन्हें प्रेरित और प्रेरणादायक तरीके से मार्गदर्शन करना होगा। 2. फीडबैक और त्वरित निर्णय लें। हमेशा यह समझें कि कभी-कभी आपको फीडबैक लेने की ज़रूरत होगी और कभी आपको त्वरित निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय आपके टीम के बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। उदाहरण, अगर टीम में कोई नई परियोजना है, तो शुरुआत में आपको प्रेरणा देना होगा, लेकिन जैसे जैसे वह परियोजना आगे बढ़ती है, आपको निर्णायक बनकर ज़रूरी दिशा में उसे आगे बढ़ाना होगा। 3. मनोबल बढ़ाने के लिए लचीलापन अपनाएं। टीम की मानसिकता और मनोबल को देखते हुए मूल्यांकन करें कि कब उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है और कब उन्हें एक कड़े निर्णय की आवश्यकता है। अगर किसी सदस्य को लगे कि उसकी मेहनत की सराहना नहीं हो रही है, तो उसे समझाइए और उसे सहयोग दें। उदाहरण, यदि किसी टीम सदस्य ने कोई बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो आपको उसे समर्थन और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर वह किसी कठिनाई का सामना कर रहा है, तो आपको निर्णयात्मक और संकल्पनात्मक रूप में उसे मार्गदर्शन करना होगा। 4. स्वयं को लचीलापन सिखाएं। एक लीडर के रूप में आपको यह सीखना होगा कि किसी भी स्थिति के लिए अपनी शैली बदलने में संकोच न करें। कभी कड़ी आलोचना करें, कभी सकारात्मक समर्थन दें, और कभी निर्णायक भूमिका निभाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि टीम को दिशा मिलती रहे। 5. आपकी भूमिका।
एक अच्छा लीडर हमेशा स्थिति के हिसाब से अपनी भूमिका को एडजस्ट करता है। कभी आपको एक सख्त निर्णयकर्ता बनने की जरूरत होगी, कभी आपको एक प्रेरक वक्ता बनना होगा और कभी आपको एक सहायक बनकर काम करना होगा। लीडरशिप के लिए लचीलापन क्यों जरूरी है? एक, प्रभावशीलता बढ़ती है। लचीलापन आपको अधिक प्रभावी बनाता है क्योंकि आप टीम की जरूरतों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदल सकते हैं। यह आपको विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरीकों से टीम का मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। दो, टीम के विश्वास को बनाए रखना। जब टीम को यह लगता है कि आप हर परिस्थिति में उन्हें समझ सकते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो उनका विश्वास आपके नेतृत्व में मजबूत होता है। 3, बेहतर परिणाम। जब आप लचीलापन अपनाते हैं, तो आप अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं, जो कि परिणामों को बेहतर बनाता है। निष्कर्ष, टेक अवे। सुसंगत लीडरशिप हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि हर परिस्थिति और टीम की जरूरतें अलग होती है। एक अच्छा लीडर वह है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी लीडरशिप शैली को बदल सके। कभी आपको प्रेरक बनना होगा, कभी निर्णायक, कभी सहायक, और कभी आपको केवल सुनने की आवश्यकता होगी। इस लचीलेपन से ही आप टीम को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उन्हें सफलता की ओर प्रेरित कर सकते हैं। नियम 33, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, लर्निंग नेवर एंड्स। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि विकसित होने का कोई अंत नहीं होता। चाहे आप एक लीडर, एक टीम या एक व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हों, आपकी सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा कुछ नया सीखने का अवसर होता है, अनुभवों से, विफलताओं से या दूसरों से। विजेता वही होते हैं जो लगातार सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और इसे अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। एक, सीखने की निरंतरता। एक अच्छा लीडर या कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता। वह हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है। सीखने का कोई अंत नहीं है और सफलता को हासिल करने के बाद भी सीखने का सिलसिला चलता रहता है। हर दिन कुछ नया सीखना आपको और अधिक सक्षम, समझदार और प्रभावी बनाता है। 2, विफलताएं भी सीखने का हिस्सा हैं। कई लोग यह मानते हैं कि विफलता एक बुरी चीज है, लेकिन असल में विफलताएं सीखने का एक अवसर होती है। जब आप गिरते हैं, तो आप सीखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे आपके अनुभव में वृद्धि होती है और आपको बेहतर बनने का मौका मिलता है। 3, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव से हम वही सीखते हैं जो किताबों या दूसरों से नहीं सीख सकते। अनुभव के साथ आप अपने फैसलों और प्रतिक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं और अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। 4, टीम से सीखना। एक लीडर को अपनी टीम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर टीम सदस्य का अपने अनुभव और दृष्टिकोण होता है। सीखने के इस पारस्परिक, रेसिप्रोकल दृष्टिकोण से लीडर और टीम दोनों अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं। 5, सच्चा विजेता वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहे। जो लोग सीखने का रुचि रखते हैं, वे हमेशा नए विचारों, दृष्टिकोणों और कौशलों को अपनाने के लिए खुले रहते हैं। ये लोग किसी भी स्थिति में नम्र रहते हैं और अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। कैसे लागू करें यह सिद्धांत? हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल? 1, ज्ञान की निरंतर तलाश करें। हर दिन खुद को कुछ नया सीखने के लिए चुनौती दें। किताबें पढ़ें, नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाएं और हर अनुभव से सीखने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप किसी परियोजना में असफल होते हैं, तो खुद से सवाल करें, इससे क्या सीखा जा सकता है, और उस सीख को आगे के प्रयासों में लागू करें। 2, विफलताओं को एक अवसर समझें। जब भी आप विफल हों, तो उसे निराशा की बजाय एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको आपकी कमजोरियों को समझने का मौका देता है। आपकी विफलता आपको आपकी प्रगति के लिए नई दिशा दिखाती है। उदाहरण, एक टीम प्रोजेक्ट में यदि कुछ गलत होता है, तो उसे अवसर समझें कि आप अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे इसे सुधार सकते हैं। 3, नए कौशल सीखें। अपने कार्यक्षेत्र के अलावा भी अन्य नए कौशल सीखने की कोशिश करें। चाहे वह तकनीकी कौशल हो, प्रबंधन कौशल या जीवन कौशल, हर नया कौशल आपको एक समझदार और सक्षम लीडर बनाता है। उदाहरण, अगर आप टीम मैनेजमेंट में काम करते हैं,
तो संचार कौशल या भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे अतिरिक्त कौशल विकसित करने पर ध्यान दें। 4. टीम से सीखना। अपनी टीम से सीखने का मौका न छोड़ें। अपनी टीम के अनुभवों और विचारों को खुले दिल से सुनें और देखिए कि आप उनके दृष्टिकोण से क्या सीख सकते हैं। उदाहरण, अपनी टीम के साथ फीडबैक सत्र आयोजित करें जहां आप और आपकी टीम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और सुधार के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। 5. दूसरों से प्रेरणा लें। आप किसी भी माहौल में हों, दूसरों से सीखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह आपका सहकर्मी हो, आपके मार्गदर्शक या कोई अन्य व्यक्ति, हमेशा उनके अनुभव से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। उदाहरण, मेंटर्स से सलाह लें, उनसे विफलताओं और सफलताओं के बारे में बात करें ताकि आप अपने खुद के फैसलों को बेहतर बना सकें। सीखने की निरंतरता के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। 1. व्यक्तिगत विकास। जब आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं तो आपकी व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके मानसिक दृष्टिकोण को खुला रखता है। 2. बेहतर निर्णय क्षमता। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आपका आधार मजबूत होता है, जिससे आप बेहतर और बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं। अनुभव के साथ आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। 3. टीम को प्रेरित करना। जब आपकी टीम देखती है कि आप लगातार सीखने के लिए उत्साहित हैं, तो यह उन्हें भी प्रेरित करता है। वे आपके नेतृत्व में सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। 4. वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करना। जो लोग निरंतर सीखते रहते हैं, वे हर चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास और कौशल के साथ करते हैं। वे नई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। निष्कर्ष, टेकअवे। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप एक लीडर हों या एक सामान्य व्यक्ति, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। विफलताओं से सीखें, अनुभवों से सीखें और दूसरों से भी सीखें। जो लोग सीखने की निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं, वे कभी थकते नहीं हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सच्चा विजेता वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहे। तो दोस्तों, अब आपने सीईओ की डायरी के वो 33 नियम जान लिए हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आपकी है, इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम और भी बेस्ट सेलर किताबों का सार हिंदी में लाने वाले हैं। याद रखिए, सच्चा लीडर वही है जो हर दिन सीखता है और हर दिन सुधार करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।